तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस कड़ी की जो इतने दिनों से चल रही है और शायद आज की ये कड़ी जो है भाइयों के भाई, उसका आखिरी एपिसोड होगा। तो कल से, आने वाले कल से हम एक कुछ नई चीज़ शुरू करेंगे जो आपने शायद देखी नहीं होगी। मेरी ये अनाउंसमेंट आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कल से हम कुछ आपको ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो पिछले मेरे हिसाब से कोई 30 एक साल से आपने नहीं देखी होगी, जो सुनी होगी। अंडरवर्ल्ड की फर्स्ट फैमिली दाऊद इब्राहिम के बेटे, बच्चे, उनके भतीजे, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लगते हैं, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि इतने सालों से 93 के बाद दाऊद इब्राहिम की कोई भी नई तस्वीर सामने नहीं आई, ना ही उसके भाइयों की आई है। तो उनके बच्चों की आनी तो बहुत दूर की बात है। तो कल हम आपको कुछ तस्वीरें हमारे पास आने वाली हैं, कुछ कुछ आ भी गई हैं। तो कल उसका जो हम एपिसोड बनाएंगे, उसमें कल बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम के क्लैन की जो कास्कर क्लैन है, उसमें सब भाइयों के, नूरा, अनीस और उनके जो भाई हैं दूसरे, साबिर, और उनके आगे जो बच्चे हैं, वो जो कज़न्स हैं आपस में, सब लड़के लड़कियां, वो सब किस किस्म की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, किस किस्म से बन ठन के रहते हैं, किस किस्म का उनका लाइफ स्टाइल है, देखने में कैसे लगते हैं। कुछ नई तस्वीरें हैं, कुछ थोड़ी पुरानी हैं। तो वो तस्वीरें दो दो चार चार करके हम आने वाली 2-3 जो एपिसोड बनेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपने कभी नहीं देखी वो आपको दिखाई जाएंगी। बहुत एक्सक्लूसिव, हमारी बहुत मेहनत के साथ, बहुत लंबे समय तक राब्ता रख के कुछ लोगों से बड़ी मुश्किल से निकाली हैं। तो आप उनको कल देखना मत भूलिएगा। तो आज बात करेंगे भाइयों के भाई छोटा राजन और उसके भाई दीपक निखलजे की। ये दोनों भाई एक दूसरे के विपरीत हैं। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, एकदम उल्ट दोनों के। और काम करने का तरीका भी दोनों का उल्ट है, लेकिन जो बिजनेस करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक एक जैसा ही है, क्योंकि कोई भी बिजनेस पैसा कमाने के लिए किया जाता है। आजकल तो अंडरवर्ल्ड भी एक बिजनेस बन चुका है, पैसा कमाने का साधन है, भले इलीगल मीन से बनाया जाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे धंधे हैं जिनको चलाने के लिए आपको शराफत नहीं चलती। वहाँ पे आपकी बैकग्राउंड बहुत तगड़ी होनी चाहिए, या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, या आपकी कोई क्रिमिनल गैंग का, क्रिमिनल ग्रुप का आपके पीठ पे हाथ होना चाहिए। तो ये एक तरह से सीधा उसको क्रिमिनल काम नहीं कह सकते, लेकिन विदाउट क्रिमिनल सपोर्ट वो धंधे नहीं चल सकते जो अक्सर आजकल लोग जो है वो अपने आप को वाइट सिद्ध करने के लिए वो चलाते हैं। तो छोटा राजन का पूरा किस्सा आपको मालूम है, बहुत बार आपको सुना चुके हैं। बहुत साल उसने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके अपनी एक जगह बनाई, दुबई गया, दुबई जाके दाऊद के साथ हाथ मिलाया। उसके बाद दाऊद से बिगड़ी, वहाँ से भाग के नेपाल गया, नेपाल से बैंकॉक। वो पूरा किस्सा आपको मालूम है, कैसे दुश्मनियाँ बढ़ी, कैसे आपस में उनका विरोध हुआ, और कैसे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने छोटा राजन और उसके नेटवर्क को इस्तेमाल किया दाऊद के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। तो लेकिन एक बात, जो डी कंपनी को जो फ़ायदा मिला, वो दुबई छोड़ के उनको एक सेफ हेवन कराची में मिल गया। उस किस्म की एक सेफ हेवन छोटा राजन को नहीं मिली। वो जहाँ भी रहा वो खतरों से रहा, खतरे में रहा, खतरों से खेलता रहा।
कोई बड़ा स्पोर्ट उसको चारों तरफ उसके खिलाफ पैरा रखने वाला, जहाँ उसको एक सेफ हाउस कहीं भी नहीं मिल सका। रात को भी नींद नहीं आती आदमी को, जब ये चिंता में रहे कि कब कहाँ से गोली आएगी, कब अटैक होगा। तो लेकिन उसकी मजबूरी भी थी, उसको बाहर रहना भी था। एक एक करके उसके सब संगी साथी उसको छोड़ के चले गए। कुछ उसकी अपनी गलतियां थी, कुछ दूसरे लोग लालची हो गए। हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो नहीं करेगा। तो जब तक तो उनको छोटा राजन की ज़रूरत थी, उन सब लोगों ने छोटा राजन के नाम का, उसके काम का, उसके रिसोर्सेज का, उसकी नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाया। और जब छोटा राजन तकलीफ में आया तो वो एक के करके सब बिखरने लगे, खिसकने लगे। लेकिन घर के फ्रंट पे छोटा राजन लक्की रहा है। उसको उसके घर से कभी कोई चैलेंज नहीं मिला। घर के लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहे। उसकी अपनी बीवी, उसका भाई और उसके जो और रिश्तेदार थे, इंक्लूडिंग उसकी पत्नी का भाई जो है राहुल बालुन, वो उसके साथ पूरी तरह डट के खड़ा रहा। और कुछ गिनती के लोग जो उसके साथ बचपन से थे, तिलक नगर के जम्पल थे, लंगोटिए यार थे, वो उनमें से कुछ लोग आज तक छोटा राजन के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत उल्ट उसका भाई दीपक निखालजे, उसने कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पाँव नहीं रखा। जब छोटा राजन बहुत चढ़ाई पे था, जब उसके नाम का डंका बजता था, और उस समय जिसकी ज़रूरत दाऊद को भी पड़ी छोटा राजन की हेल्प लेने की, मदद लेने की, क्योंकि जो खूंखार शूटर्स की आर्मी छोटा राजन के पास थी उस समय, वो और किसी भी सरगना के पास नहीं थी। होगी तो इतनी कारगर नहीं थी जितनी छोटा राजन की आर्मी थी। खैर, तो दीपक ने शुरू से ही एक सेफ डिस्टेंस बना के रखा। जहाँ तक तो रिश्ते का सवाल था, उसने छोटा राजन को हमेशा अपना भाई माना। जो भाई होने के नाते जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, माँ बाप का ख्याल रखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखना, रिश्तेदारियाँ निभाना, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाना, इस किस्म का जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको दीपक ने खूब निभाया एक भाई होने के नाते। उसके साथ साथ उसने छोटा राजन के देश छोड़ के जाने के बाद, क्योंकि उसने कभी कोई ऐसा काम करना नहीं, लेकिन अपनी रोजी रोटी तो कमानी थी, अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी बनानी थी। तो उस समय पे जो सबसे आसान काम होता था किसी बड़े आदमी के लिए, जिसके पीछे छोटा राजन का हाथ हो, वो काम था जो केबल टीवी नेटवर्किंग कंपनी, नेटवर्क कंपनी। और मुंबई बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर, 2.25 करोड़ के करीब शहर की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन तो शायद हिंदुस्तान की 4-5 स्टेट्स की भी नहीं होगी, होगी तो इसके करीब होगी। लेकिन अगर उसके साथ अगर हम साथ जुड़ते हुए हिस्से मिला लें, जैसे न्यू बॉम्बे, थाना, पनवेल, जो सैटेलाइट सिटीज़ हैं मुंबई के आसपास, तो कुछ 3.5-4 करोड़ की पॉपुलेशन बनती है। तो 3.5-4 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए समझो 1 करोड़ के करीब यूनिट्स ऐसी हैं जिनको टीवी देखने का शौक़ है। तो अगर हम फैमिली मेंबर भी लगाएं तो 1 करोड़ के करीब लोग टीवी देखते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो सैटेलाइट टीवी वगैरह, जो बड़ी कंपनी है जैसे टाटाज की, जी की, डीटीएच वगैरह, वो लगवाते हैं, क्योंकि उनके पैकेजेस जो है वो काफ़ी महंगे होते हैं। उसके साथ जो पैरेलल टीवी कंटेंट सप्लाई करने का जो काम करती हैं, वो प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स करते हैं। तो वो भी रेगुलेट कर दिया गया। आज तक जब ये शुरू हुए थे तो उनका कोई रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, मेयर दादागिरी से काम चलता था। लेकिन आजकल पॉइंट बने हुए हैं, जो नंबर लिस्टेड हैं, कितने जो पॉइंट्स हैं वो कितने डिस्ट्रीब्यूटर के पास हैं, उसके हिसाब से उसको उतना
टैक्स जो है वो भरना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है। तो इस तरीके से कुछ रेगुलेट तो हुआ है, लेकिन अभी भी चोरी चकारी जो है कहते हैं केबल के धंधे में कभी बंद नहीं होती। उसमें भी लोग चोरी इसलिए कर लेते हैं कि एक पॉइंट से दो लोगों को कनेक्शन दे दिया। टैक्स देना एक पॉइंट का पैसा लेते हैं महीने का, जो मंथली फ़ी रखते हैं वो 2 3 4 लोगों से भी ले लेते हैं। एक पॉइंट से मल्टीपल कनेक्शन वो चलता है, उनका धंधा है। तो उस तरीके से दीपक निखलजे ने अपना केबल का कारोबार घाटकोपर से लेके पूरी आधी नई मुंबई के जो एरिया है वहाँ तक उसने अपना जाल बिछाया। उसमें डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे छोटे एरियाज़ में सब एजेंट्स रख लेते हो, सब डिस्ट्रीब्यूटर रख लेते हो, वो सब काम करते हैं और पॉइंट के हिसाब से आपको हर महीने जो आपकी रॉयल्टी है वो आपको घर बैठे मिलती रहती है। उसका फ़ायदा एक ये भी होता है चलाने वाले को कि जिन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसमें काफ़ी बड़ी उसकी एक प्राइवेट आर्मी किस्म की एक फ़ौज बन जाती है उसके पास। बहुत से लोग उसमें काम में लगे होते हैं, लाइनमैन, रिपेयरमैन, बिल कलेक्शन वाला, तो और फिर उनके और कुछ अपना एरिया में जो नॉर्मली जो पुराने दादा लोग थे, जब छोटा बहुत दादागिरी अभी भी करते हैं। 90% केबल कंट्रैक्ट जो हैं, केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो उन क्रिमिनल्स के हाथ में ही है। बहुत से मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो आजकल केबल नेटवर्क में पड़े हुए हैं, जिनमें किशोर गरिकापट्टी उसने अपना नेटवर्क चलाया हुआ है, कुछ मथाड़ी वर्कर्स की यूनियन चला रखी है, उसी तरह जो बंडिया मामा वो इसमें है। बहुत से लोग डिफरेंट गैंग्स के, प्रेल में अलहदा, कोलाबा में अलहदा, दादर में दूसरे तीसरे, तो पूरे शहर में जो केबल ऑपरेटर्स का नेटवर्क है वो बहुत अच्छी खासी कमाई का धंधा है। खाली मुंबई में नहीं, हर जगह पे ही है। तो उसने अपना वो काम रखा। साथ में वो शुरू किया था फिल्मों को फाइनेंस करना। फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया गया, कुछ मराठी फिल्में बनाई गई। उसके बाद बड़ी कामयाब फिल्म जो हुई थी उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, तो बड़ी हिट फिल्म हुई थी, कोई अच्छा क्रिमिनल, वास्तव शायद नाम था उसका, मुझे विरासत लग रहा था। वास्तव फिल्म थी जो महेश मांजरेकर ने बनाई, उसमें कोई एक्टर होगा ही, लेकिन वो फिल्म बहुत चली। मतलब उस समय पे जब रिलीज़ हुई थी तो मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, हमारे अखबार में भी उसका रिव्यू छपा, तो बहुत उस फिल्म का चर्चा हुआ था और उसने बहुत पैसा भी कमाया। उसके बाद लगता था कि दीपक निखलजे एक एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर अपने आप में बन जाएगा, लेकिन पता नहीं किस कारण से उसने उस प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ाया। शायद उसकी फैमिली नहीं चाहती हो कि राजन के चलते उसका भाई कुछ इस किस्म का बड़ा नाम कमा ले कि उसके नए दुश्मन पैदा हो जाए। आपको मालूम है जो हिट फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं उनसे अंडरवर्ल्ड का दखल रहता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती है, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मांगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ले जाके फैमिली को लगा होगा कि अगर दीपक इस फिल्म प्रोडक्शन में बड़ा नाम हो गया तो शायद जिस फील्ड में वो आज तक नहीं घुसा था उसके साथ उसको सामना टाकरा करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी कुछ लोगों का कहना है कि उसने ऊपर से तो ये काम बंद किया, लेकिन अंदर खाते चलता है। मतलब एक बनामी लोग खड़े कर दिए जाते हैं, एक कंपनी बनाई जाती है, उसके थ्रू फाइनेंस किया जाता है, आमदनी का ज़रिया बना रहता है, लेकिन आपका नाम डायरेक्टली सामने नहीं आता। और फिल्म इंडस्ट्री आज भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 35-40% पैसा आज भी ब्लैक का लगता है। आप जितना मर्जी रेगुलेट कर लो, फिल्म इंडस्ट्री में ब्लैक का पैसा लगना कभी बंद नहीं हो सकता। उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं, कुछ क्रिएट किए गए हुए हैं, लेकिन ब्लैक मनी की ज़रूरत
फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा थी और रहेगी। और वो ब्लैक मनी जो लोग लगाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको वापस लेना भी आता है। हर आदमी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगा के रिट्रीव नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता। वो इंडस्ट्री जिसमें सक्सेस रेट जो है फिल्मों का वो 4 या 5% है। अगर साल में 100 फिल्में बनेंगी, उनमें से 4 या 5 हिट होगी, बाकी सब फ्लॉप हो जाती हैं, जहाँ एवरेज चलेंगी, तो उसमें आमदन नहीं होती। तो जिस इंडस्ट्री में फेल्यूर रेट 95% हो, पास रेट जो है, सक्सेस रेट जो है वो 5% हो, तो वहाँ पे पैसा कौन लगाएगा। और हज़ारों फिल्में हिंदुस्तान में बनती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। साउथ में कितनी फिल्में बनती हैं, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हर भाषा में, कन्नड़, तेलुगु, सब फिल्में बनती हैं। उनमें से अगर इतना कम सक्सेस रेट है तो सबको पता है कि ये रिस्की बिजनेस है। तो जो आदमी पैसा लगाएगा उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी अपने लोगों से, क्लाइंट से, जिनको पैसा दिया है, उनसे वापस कैसे लेना है। तो ये उसके लिए अंडरवर्ल्ड की जो एक बैकग्राउंड है, बैकिंग है, वो होनी बहुत काम आती है। तो इस तरीके से, लेकिन दीपक का जो पर्सनल लेवल पे जो उसका करैक्टर है वो बिल्कुल आम आदमी जैसा है। मैं एक बार हमारा चबूर का एरिया है, वहाँ पे गुरु कृपा हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे शादियाँ होती हैं, फंक्शन बड़े बड़े होते हैं, और बड़ा रिप्यूटेड संस्था है। तलवार उस फैमिली जो उसको चलाती है, सुभाष तलवार मेरे दोस्त है बहुत पुराने। तो मैं एक बार न्यू बॉम्बे से अपने घर आ रहा था वापस, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो जाते जाते इस एरिया से निकल रहे हैं तो सुभाष तलवार से मुलाकात कर लें। मैं वहाँ गया तो वहाँ 6-7 बसेस खड़ी, महाराष्ट्रियन टिपिकल अटायर में, वो खुले पहुँचे वाले पैजामे, वाइट कुर्ते, वही महाराष्ट्रियन टोपी, कोल्हापुरी चप्पल, इस किस्म की ड्रेस में सैकड़ों लोग वहाँ पे हॉल के अंदर बाहर घूम रहे हैं। तो मैंने पहली बार देखा कि वो जो हॉल है वो ज़्यादा सिंधी पंजाबी मैरिजेस या फंक्शन के लिए मशहूर है। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि मराठी लोग वहाँ पे फंक्शन मना रहे हैं। खैर मैंने तो जाना ही था, मिलना था उसको, तो मैंने उसको पूछा ये क्या फंक्शन हो रहा है आज, कोई बैंड बाजा तो नहीं है, कोई लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्राउड इतना बढ़िया कहाँ से आया। तो ही टोल्ड मी कि आज दीपक निखलजे का बर्थडे है, छोटा राजन के भाई का जन्मदिन है। उसके लिए उसने अपने गांव के लोगों को बस अरेंज करके मंगवाया है, अपनी बस से उनको लाने के लिए गांव से यहाँ तक, और यहाँ से उनको गांव छोड़ के आया जाएगा। और वो यही नहीं, उनको 2 दिन 3 दिन बॉम्बे में रखा जाता था, और कुछ हॉल बुक करके उसमें ठहराया जाता था। उन्हीं बसेस में उनको मुंबई दर्शन करवाया जाता था। अमिताभ बच्चन का घर दिखाते थे, जुहू बीच दिखाना, गीरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया। तो इस तरह से सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन, महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन। तो इस तरीके से अपने गांव के लोगों को, जिनमें कोई रिश्तेदार नहीं थे, सब गांव में रहने वाले सब लोग थे, अमीर गरीब सब, जिसने आना हो, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं कि जिसके पास कार्ड है वही आएगा, बस में जो बैठ के आ गया उसके लिए। फिर उनको जाने के टाइम पे उनको गिफ्ट देता था दीपक, उनको बर्तन देने गरीब लोगों को, औरतों को साड़ी, तो इस किस्म के कपड़े, पैसा, बर्तन, इस किस्म के गिफ्ट दे के उनको वापस भेजा जाता था, पूरी मुंबई के दर्शन करवा के। और ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि हर साल ये उनका रूटीन होता है, कभी हमारे हॉल में, कभी किसी और हॉल में। तो ये छोटा राजन के भाई दीपक का जीने का, रहने का एक अंदाज है। और इसीलिए उसके जो सर्कल के लोग हैं, उसने पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की थी एक बार, आरपीआई, रामदास अठावले जो हमारे सेंटर के मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो पार्टी है उसमें भी दीपक इन्वॉल्व था। शायद एक बार इलेक्शन भी लड़ी थी अगर मुझे बराबर याद हो तो, लेकिन पॉलिटिकल कैरियर नहीं बनाया। वो उसका कहना होता है, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ी थी उसकी एक मराठी अखबार में, कि मेरा काम तो लोगों की सेवा करना है, मैंने पॉलिटिक्स में कोई लीडर बनने
एमएलए मंत्री बनने नहीं आया। तो ये दो भाइयों की कहानी, बड़े भाई की छोटे भाई की कहानी। तो ये आज की श्रृंखला जो है भाइयों को भाई, इसको आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल से जैसे मैंने बताया एक नया अंदाज लेके, एक नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।